We will start with a new chapter today, that is electrostatics. और electrostatics इसके दो parts है for you, मतलब for state board. Half part is in 11 and other half part is in 12. तो electrostatics अगर अच्छे से करना है, and remember electrostatics हर type of exam में weightage ज़्यादा है. In state board exam, in CET, in NEET as well as JEE. तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो. तो वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक आइडियाज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो पहला लेक्चर नॉर्मली इट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर. तो हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एकदम बेसिक फाउंडेशन जिसको बोलते हैं वो डेवलप करेंगे, एंड देन वी विल गो अहेड विद हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स. तो टू स्टार्ट विद द चैप्टर, इट इज चैप्टर नंबर 10, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो एक चीज हमेशा याद रखो, फिजिक्स में स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट. एनीथिंग एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक. तो ये आ गया एट रेस्ट. और इलेक्ट्रो का जनरल मतलब होता है चार्ज. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. यू विल आल्सो कम अक्रॉस अनदर फील्ड ऑफ फिजिक्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल 12th में आप देखोगे, 12th में एक टॉपिक आएगा जिसको आप बोलोगे हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रो मतलब लिक्विड, फ्लूइड, और स्टैटिक मतलब एट रेस्ट. तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद which studies liquids or fluids at rest is called as hydrostatics. Then you will see something called as hydrodynamics. डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग. हम बोलते ना जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं. व्हाट डायनामिक पर्सनालिटी है, व्हाट डज दैट मीन? तो चेंजिंग पर्सनालिटी, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो इंग्लिश में डायनामिक्स का मतलब होता है चेंजिंग. हाइड्रो मतलब लिक्विड, और डायनामिक मतलब व्हेन द लिक्विड इज इन मोशन. द स्टडी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग फ्लूइड इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक्स. Similarly, in case of charges, when the charges are moving, then that branch of physics dealing with moving charges will be called as electrodynamics. तो ये सिर्फ इतना याद रखो, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, डायनामिक्स मतलब मूविंग. अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी चैप्टर्स आपके बुक में दिए हैं दे आर वेल इन सीक्वेंस. सबसे पहले वी विल स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. जब चार्जेस मूव होंगे तो क्या बोलोगे उसको? इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इसमें दो तीन पार्ट अलग अलग से और आते हैं. When charges start moving, then they constitute electric current. What is electric current? Flow of charge per unit time. एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, that is called as electric current. So when charges start moving, how many charges are crossing a point per unit time per second is called as current, right? So moving charges constitute electric current. So right after this, इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर आएगा that will be करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर 11th का जो टाइटल है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्जेस एट रेस्ट. देन व्हेन चार्जेस स्टार्ट मूविंग, टू थिंग्स हैपन. एक तो करंट मिलेगा, तो अगला चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो उसमें हमको क्या क्या देखना है? उसमें हमको स्टडी करना है व्हाट इज करंट, हाउ टू मेजर करंट, विच आर डिफरेंट फेनोमेना रिलेटेड टू करंट. जैसे व्हाट इज रेजिस्टेंस, हाउ डू मेजर करंट में आप करंट कैसे मेजर करते हो? एमीटर. तो हाउ डज एन एमीटर वर्क, वो सारा आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में. देन जब चार्जेस मूव होते हैं तो पहला इफेक्ट मिलता है करंट, दूसरा इफेक्ट मिलता है मैग्नेटिज्म. तो मूविंग चार्जेस आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होगा तो क्या करेंगे? चार्जेस को मोशन में सेट करेंगे. तो 11th में
10th चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके इमीडिएटली बाद आएगा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर, उसके इमीडिएटली बाद आएगा मैग्नेटिज्म। और 12th देखोगे तो 12th में भी एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स पार्ट 2, एंड देन मैग्नेटिज्म पार्ट 2। इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पता है तो आने वाले चैप्टर्स भी यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। So to start off with, we will start with basics of electrostatics. तो अभी what we know is electro in general is charge. इलेक्ट्रो ये वर्ड आता इलेक्ट्रॉन से है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कंसिडर होते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charges at rest, with charges at rest is known as electrostatics. तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज थ्रू आउट दिस चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी मूविंग चार्जेस की बात ही नहीं होगी। चार्जेस विल बी एट रेस्ट। एक चार्ज है तो दैट चार्ज इज एट रेस्ट, दो चार्जेस है तो बोथ आर एट रेस्ट, तीन है तो तीनों के तीनों एट रेस्ट, 1000 चार्जेस है तो ऑल 1000 आर एट रेस्ट। इसका मतलब दो चार्जेस का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, इफ बोथ आर एट रेस्ट तो डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम, राइट। देन हमको इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट एंड इट आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फेनोमेना रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। यू नो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट। सपोज मेरे पास दो चार्ज है Q1 Q2 separated by distance r. What is the force between these two charges? पता है, सुना है कूलम्ब लॉ, सुना है कूलम्ब लॉ? Yes, no? Yes. So what is force between these two charges? Okay, doesn't matter. We will see today what is the force between two charges at rest. So anyways, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद चार्जेस एट रेस्ट एंड related phenomena like number one forces between charges at rest, number two electric field due to a charge at rest, and lastly electric potential due to a charge at rest. तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, बाकी कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, बट दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। देन बिफोर वी स्टार्ट विद डिराइविंग एनी फॉर्मूला, क्योंकि हमको दो चार्जेस में फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना है, हमको सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, हमको सिंगल चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है, हमको एक चार्ज पे n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स फाइंड करना है। उससे पहले हम बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं, चार्जेस, यहाँ पे भी चार्जेस, यहाँ पे भी चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चार्जेस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है दैट यू शुड नो। सो वी शुड फर्स्ट स्टडी व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बहुत बेसिक है ये, इट इज एक्सट्रीमली बेसिक लेवल, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इन टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस के तीन प्रॉपर्टीज है। नंबर वन, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, सपोज
आई टेक अ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग क्यों बोला, क्योंकि उसका खुद का मास ऑलमोस्ट नहीं होता, निग्लिजिबल होता है। उसमें मैंने एक मास डाल दिया 1 किलोग्राम, दूसरा मास डाल दिया 3 किलोग्राम, तीसरा मास डाल दिया 5 किलोग्राम। व्हाट इज द टोटल मास? 9। 1 + 3 + 5। मतलब आपने टोटल मास निकालने के लिए क्या किया? आपने एडिशन किया। किसका एडिशन किया? मासेस का एडिशन किया, राइट। उस बैग के अंदर 3 मासेस थे, तो टोटल मास निकालने के लिए what you have done is you have just added all the masses. Similarly, suppose मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के अलग अलग पार्ट पे चार्जेस थे, and if I want to find out what is total charge, तो क्या करेंगे? एडिशन। दैट इज वाई फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इज additive nature. So electric charges are additive in nature. So electric charges are additive. Right? So total charge कैसे find करते? That we will see. We will see how to find out total charge. Okay. वो हम डिटेल देखेंगे, वी विल सी इन डिटेल। लेकिन पहला बेसिक प्रॉपर्टी है कि टोटल चार्ज निकालना है तो एडिशन करो। अब ये एग्जैक्टली एडिशन कैसे होता है वो देखेंगे बाद में। वी विल सी नाउ इन अ व्हाइल। नंबर 2 प्रॉपर्टी नंबर 2, what else you can say about electric charges? Have you heard of something called as quantization of charge? Quantization, what do you mean by quantization? सुना है ये वर्ड? नहीं सुना? क्वांटा सुना है? क्वांटा, फोटोन सुना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा या फिर फोटोन? एनर्जी पैकेट। वेरी गुड। मतलब फोटोन लाइट is always emitted in the form of small packets of energy. Similarly, charges also exist in small packets and each packet is called as quanta. तो वो क्या है वो भी देखेंगे डिटेल में। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। वी विल सी इन डिटेल। तो सिर्फ इतना समझ लो, charges also exist in small packets. Each packet will be called as quanta. Then number 3, conservation of charge. Have you heard of conservation of energy? What is conservation of energy? What is conservation of energy? Energy can neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. For example, real life example लेते हैं। Suppose I have an object on a table. ये एक टेबल था जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। इट इज एट रेस्ट। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट? 0। अगर मैं इस पे वर्क करता हूँ, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मैंने इसको पुश कर दिया, तो क्या होगा? दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, मतलब इट विल नाउ हैव काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क हमने किया था, हमने वर्क किया मतलब एनर्जी सप्लाई किया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या हुआ एनर्जी का? वो वर्क का क्या हुआ? इट इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में, electric charges can neither be created nor be destroyed. They can be transferred from one part of the body to another part of the body. Therefore, total amount of electric charge on a system remains constant. Good. तो ये 3 basic properties है। Electric charges have these 3 basic properties. Number 1 is electric charges are additive. Number 2, quantization of charges. And number 3, conservation of electric charges. So we will see one by one in detail. What do we mean by additive nature? What do we mean by quantization? And what do we mean by conservation? So property number 1, electric charges are additive. So electric charges are additive मतलब are additive. इसका मतलब ये होता है electric charges can be added just like masses. मैंने अभी एग्जांपल दिया था,
एक बैग है, बैग के अंदर 3 हमने मास डाल दिए, टोटल मास इज m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली एक बॉडी है, उसके अलग अलग पार्ट पे अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो टोटल चार्जेस एडिशन ऑफ ऑल दिस, राइट। तो ये याद रखो, वेरी सिंपल थिंग, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव, electric charges are additive in nature, are additive in nature, just like masses, just like masses, right? इसका मतलब हमारे पास अगर एक बॉडी होगा, सम शेप बॉडी, एनी शेप, रैंडम शेप, स्फेरिकल शेप, क्यूब, स्क्वायर, ट्राइंगल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस पे अगर अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग चार्जेस है, तो द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is nothing but algebraic sum of all the charges distributed on different parts of the body। मेरे पास एक बॉडी है जिसपे अलग अलग चार्जेस है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 अप टू Qn। तो टोटल चार्ज निकालना तो कैसे निकालोगे? व्हाट विल बी टोटल चार्ज? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, राइट? गुड। एंड बाय डिफॉल्ट हम चार्जेस को डिनोट करते हैं Q से। स्मॉल q रिप्रेजेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपिटल Q रिप्रेजेंट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो दैट इज वाई टोटल चार्ज को मैंने कैपिटल Q से डिनोट किया एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को Q स्मॉल q से, राइट। सो द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी is the addition को हम बोलते हैं algebraic sum, is the algebraic sum of all the charges on different parts of the body, गुड। तो डिफरेंस क्या है फिर मासेस के एडिशन में और चार्जेस के एडिशन में? डिफरेंस क्या है? मास कभी नेगेटिव नहीं होता। कभी सुना है मास इज -10 किलोग्राम, -20 किलोग्राम? ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन चार्जेस कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। तो अगर चार्जेस नेगेटिव है तो एडिशन करते वक्त यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। क्यों? क्योंकि सपोज मेरे पास एक बॉडी है जिसपे ये 4 चार्जेस है, इसमें से Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, Q3 भी नेगेटिव है, Q4 पॉजिटिव है। तो जब आप एडिशन करोगे तो एडिशन करते वक्त, अलजेब्राइक सम करते वक्त चार्जेस के साइंस को भी कंसीडर करना है। मतलब Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 एंड प्लस Q4। मतलब आपको टोटल चार्ज मिलेगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, राइट। तो लगता बहुत इजी है, एक सिंपल सिंगल सा लाइन का इलेक्ट्रिक चार्जेस है, एडिटिव इन नेचर। लेकिन जब डिटेल में सोचने जाते हो तो अलॉट ऑफ थिंग्स विल शो अप। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखोगे यू विल आल्सो understand something very important from here. So remember this, while taking algebraic sum, do not neglect sign of the charges। मतलब while taking algebraic sum, sign of the charges अभी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। साइन ऑफ द चार्जेस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, must be taken into account। अब ऐसा क्यों? जब हम जेईई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझेगा कि अगर साइन कंसीडर नहीं किया तो आंसर कुछ और आता है, और साइन कंसीडर किया तो आंसर कुछ और ही आएगा। देन क्योंकि आप अलजेब्राइक सम करते वक्त पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव ले रहे हो, नेगेटिव को नेगेटिव ले रहे हो, तो अब क्या हुआ? अगर मासेस होते तो मास का एडिशन कभी भी जीरो या नेगेटिव होता ही नहीं है। दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद एन एग्जांपल। m1 was 1 kilogram, m2 was 3 kilogram, m3 was 5 kilogram। आई आस्क्ड यू व्हाट इज टोटल मास, आपने बताया 1 + 3 + 5 मतलब कितना? 9। तो मास, टोटल मास कैन नेवर बी नेगेटिव। बट वेट,
चार्जेस कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, उस पे एक चार्ज है यहाँ पे -q, दूसरा चार्ज है +q। व्हाट इज टोटल चार्ज? जीरो। तो अनलाइक मासेस, क्योंकि मासेस के केस में मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? अनलाइक मासेस, टोटल चार्ज कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो, whereas total mass is always positive। अगर चार ऑब्जेक्ट्स है, चारों का टोटल मास निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, दो है तो पॉजिटिव आएगा, तीन है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन चार्जेस चार्जेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। तो अनलाइक masses, total charge on a body can either be positive or negative or even zero भी हो सकता है, right? Let me ask you a simple example. You know what is total charge on an atom? Zero. Why? Positive and negative charges are balanced. मतलब the total number of protons inside nucleus is equal to total number of electrons in orbit। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो आपने क्या किया? यही किया, वहां पे आपने ऐड ही किया। अगर 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन के चार्ज को आपने बोला Q। व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन? E। कितने थे? 10 थे। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -E। कितने थे? 10 थे। तो व्हाट इज नेट चार्ज? नेट चार्ज इज Q1 प्लस Q2, तो दैट इज 10E माइनस 10E, मतलब कितना? 0। And that is why you say that atom in general is neutral। अब एटम में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डोंट हैव एनी नेट चार्ज। ये बात अलग है कि न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ अदर पार्टिकल्स। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमको पता था मेरे पास अगर एक सब्सटेंस है, उसको मैं ब्रेक करते जाऊं तो जो स्मॉलेस्ट चीज बचेगा उसको बोलते हैं एटम। तो ये पहला थ्योरी था, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एज एटम। एटम का मतलब ही ये है, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन बाद में समझ में आया कि एटम फर्दर हैज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। फिर आगे समझ में आया कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी है, राइट? फिर उसके बाद और समझ में आया न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन न्यूट्रॉन इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ चार्जेस। उसको बोलते हो क्वार्क। क्या बोलते हैं उसको? क्वार्क। तो ओनली फॉर जे यू नीड स्मॉल पार्ट, यू विल नीड, इट इज कॉल्ड एज क्वार्क। तो क्वार्क होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, और क्वार्क कंबाइन इन सच अ वे दैट न्यूट्रॉन बनता है क्वार्क से, और क्वार्क कंबाइन इन सच अ वे दैट द नेट चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, राइट? गुड। तो एनीवेज दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि एटम इन जनरल न्यूट्रल है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ही प्रोटॉन्स है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो 5 ही प्रोटॉन्स है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 प्रोटॉन्स है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को समहाउ यहाँ से रिमूव किया गया, समहाउ, राइट, इलेक्ट्रॉन गया, अब ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव आयन, राइट? So that is why this sentence is a very simple thing, but उसका मीनिंग बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। तो रिमेम्बर, पॉजिटिव आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे, तो नेट चार्ज इज पॉजिटिव। और नेगेटिव आयन का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेट चार्ज इज नेगेटिव। और अगर नेट चार्ज 0 है तो वो एटम है, जितने प्रोटॉन्स उतने के उतने इलेक्ट्रॉन्स। गुड। देन second basic property is quantization of charges। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एक एक्सपेरिमेंट है जिसको जिसको बोलते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट।
ये आपको पुराने सिलेबस में था, अब इस सिलेबस में कुछ है नहीं, लेकिन इसे पता होना चाहिए। तो Millikan's oil drop experiment is an experiment to find out what is the smallest possible charge. तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है चार्ज ऑन प्रोटॉन, अगर ये नेगेटिव आया तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स oil drop experiment, the smallest possible charge is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. According to Millikan's, and again I repeat, no one is going to ask in exam describe properties of electric charges. ये सिर्फ हमको क्योंकि बेस से जाना है, फंडामेंटल जाना है, that is why we need this. So according to Millikan's oil drop experiment, the smallest possible charge, the smallest possible charge is कितना 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. That is the charge on, that is the charge on या फिर charge of an electron on a proton. पॉजिटिव आया तो प्रोटॉन, नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन। गुड। अब इफ आई टेक सम मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैंने एक आयरन का रॉड ले लिया, कॉपर का रॉड ले लिया, तो कॉपर का रॉड किससे बना है? कॉपर एटम से। कॉपर एटम किससे बना है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से। मतलब अल्टीमेटली ऑल द मैटर is composed of protons and electrons. So matter in general, matter is composed of protons and electrons. Protons and electrons. Right? इसका मतलब जो टोटल चार्ज आएगा, it is always in multiples of charge of electron or charge of proton. क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया, सपोज मेरे पास एक एटम है, वेल बाय द वे अगर कॉपर का पता तो कॉपर ही बता दो। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर? कितना? 29. तो व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 28 28 18 1, करेक्ट। तो सपोज 29, अगर 29 इलेक्ट्रॉन्स है तो कम से कम 4 ऑर्बिट दिखाने पड़ेंगे, 2 8 18 एंड 1। वेल बाय द वे, हाउ डू यू डिसाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 कैसे, फिर 8 कैसे? 2n स्क्वायर, where n is called as principal quantum number. n equal to 1 represents the innermost orbit, first orbit, जिसको हम के शेल बोलते हैं, राइट। फिर n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। मैंने मैक्सिमम बोला क्योंकि अभी देखो पहले ऑर्बिट में 2 ही आ सकते हैं, फिर 2 स्क्वायर 4 into 2 8, फिर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 and 2 18, 4 स्क्वायर 16 16 into 2 32। आपसे मैंने पूछा कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने बोला 2 8 18 1, तो आ कितने सकते हैं? 32, लेकिन था कितना? 1। तो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, राइट। देन अब इमेजिन मेरे पास एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है, उस मटेरियल में मान लो 1 बिलियन कॉपर एटम्स है। हाउ मेनी? 1 बिलियन, मतलब 10⁻⁹, राइट। अब एक कॉपर एटम में टोटल पॉजिटिव चार्ज है 29e, क्योंकि 29 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज है -29e, बराबर। ऐसा ही है ना? पक्का? तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पे ध्यान दो, वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए होता है। एनीवेज दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, अगर मैंने पूछा
what is the total charge in a material which has 1 billion copper atoms? What is total positive charge? कितने आइटम्स थे? 1 बिलियन, हर एक पे कितना है? 29 ई, बराबर, गुड। तो टोटल चार्ज इज 29 इंटू 10 पावर 9 ई, 10 पावर 9 ई, राइट। ये ई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज टेलिंग यू, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा था all the matter is composed of protons and electrons, which means the total charge on any substance will be in multiples of E, in multiples of charge of proton or electron. Therefore, the total charge on any substance or any material will always be in multiples of E, in multiples of E। जैसे अभी एग्जांपल देखा 29 इंटू 10 पावर 9 E। अगर मेरे पास सपोज मेरे पास 10 बिलियन होते एटम, 1 बिलियन इज 10 पावर 9, तो व्हाट इज 10 बिलियन? 10 पावर 10, करेक्ट। तो व्हाट इज टोटल चार्ज? 29 इंटू 10 पावर 10 ई, तो वापस मल्टीपल ऑफ ई आ गया, विच मीन्स द टोटल चार्ज विल ऑलवेज बी इन मल्टीपल्स ऑफ ई, करेक्ट। अब सपोज मुझे चार्ज को कम करना है, सपोज मुझे नेगेटिव चार्ज कम करना है, तो मैंने अभी बताया था एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो चार्ज कितने से कम हुआ? ई से कम हुआ, 1 से नहीं, ई से कम हुआ। वो इलेक्ट्रॉन को वापस लेके आ गए, तो चार्ज कितने से बढ़ा? ई से बढ़ा, राइट। इसका मतलब द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन बी ईदर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ ई। चार्ज बढ़ाना है तो ई 2e 3e 4e 5e 6e 7e ऐसा ही बढ़ेगा, कम करना है तो ई 2e 3e 4e ऐसा ही कम होगा, 1.5 ई से कम नहीं हो सकता, 2.5 ई से बढ़ नहीं सकता, राइट। तो चार्जेस का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट विल बी ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ ई, राइट। सो देयरफॉर चार्ज ऑन अ बॉडी और अ सब्सटेंस, so charge on a substance can only be increased or decreased in multiples of e, in multiples of e। बढ़ाना है तो e से बढ़ेगा या 2e से बढ़ेगा या 3e से बढ़ेगा या 4e से बढ़ेगा, 3.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, तो इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ ई। इस फेनोमेना को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो द फेनोमेना इन विच द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज इन मल्टीपल्स ऑफ ई इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब चार्जेस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, लेना है तो पूरा पैकेट हो, नहीं तो मतलब, राइट। यू कैन नॉट गो एंड से कि मेरे को आधा करके दे दो, इट्स नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन के 2 टुकड़े नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप 12th में सीखोगे इलेक्ट्रॉन जब एटम में होता है वो पार्टिकल है ही नहीं, इट इज अ वेव, दैट यू विल लर्न इन 12th। तो वेव के जैसे 2 पार्ट्स करोगे, बोल सकते हो नहीं वेव आधा मेरे को दे दो, यू कैन नॉट टेक हाफ वेव, करेक्ट। देन देयरफॉर दिस फेनोमेना, एक सिंगल लाइन को कितना स्ट्रेच कर सकते हो लुक साइंटिफिकली, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं, जस्ट रिमेन ऑन पॉइंट, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस फेनोमेना ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ चार्जेस in multiples of E is known as quantization, and remember यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, नोट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल
द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, मतलब आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो गया, फिर क्या करोगे, उसको केबल कनेक्ट करोगे, मतलब क्या कर रहे हो, चार्जिंग कर रहे हो। तो जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है उसमें भी जो चार्जिंग हो रहा है इट इज इन मल्टीपल ऑफ टी। आपने प्लग लगा दिया, चालू कर दिया, इंडिकेटर बताता है कि हाँ मोबाइल चार्ज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट सोर्स थ्रू वायर दे आर गोइंग इनटू द बैटरी, राइट। तो इस प्रोसेस में भी चार्ज बढ़ेगा तो इन मल्टीपल्स ऑफ ई बढ़ेगा, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑल्सो मीन्स दैट द चार्ज इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन मल्टीपल्स ऑफ ई। This is well connected to your real life. Anything that you charge, right? Charging process will be only in multiples of t. Good. Now going to the third important property, basic property of charges. क्या था? Conservation. So conservation of electric charges. Conservation of electric charges. So it tells us that स्टेटमेंट है इसका, क्योंकि ये एक लॉ है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और जो कोई एक लॉ होता है उसका एक स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो क्या बताता है वो हमको, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैसे ये भी एक लॉ है। तो इट टेल्स अस दैट, व्हाट डज इट टेल्स अस, electric charges can neither be created nor be destroyed, can neither be created nor be destroyed, right. They can be transferred, from one body to another body or from one part of a body to another part of body। मतलब क्या, मतलब ये सपोज मेरे पास एक बॉडी था, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, इसका नीट में और जेई में क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊंगा। सपोज मेरे पास एक बॉडी है, इसका ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे चार्ज को लेके जा सकते हैं। So charge can be transferred from one part of the body to another part of the body, और suppose मेरे पास दो bodies है, दोनों को टच कर दिया, तो we can take charge from one body to another body, right? So charge can move from one part of the body to another, or they can move from one body to another body. So they can be transferred from one part to another part of the system। अभी मैंने सिस्टम क्यों बोला, वाई, बिकॉज लुक ऐसा है, सेम बॉडी था, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है, या दो बॉडी से एक बॉडी से दो बॉडी में जा रहा है। हम सिंगल बॉडी को भी सिस्टम बोल सकते हैं, हम दो बॉडी को भी सिस्टम बोल सकते हैं। जब मैंने बोला इट कैन गो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सिस्टम, अगर सिस्टम सिंगल बॉडी है मतलब इट इज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी। अगर सिस्टम में दो बॉडीज है तो वन पार्ट मतलब वन बॉडी से कहाँ गया, दूसरे बॉडी में गया। तो सिस्टम एक जनरल वर्ड होता है, इट इज जस्ट अ जनरल वर्ड, राइट। तो it can move from one part to another part of the system, which means the total amount of charge on an isolated system is always constant। अब isolated मतलब क्या, for example फिजिक्स में वर्ड्स will really be very important। सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम है जिसमें दो बॉडी है, और मैं इन दोनों को सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करने ही नहीं दे रहा। हो सकता है ना सराउंडिंग में और भी बॉडीज हो, है और भी बॉडीज है, उस पर भी चार्ज है, इन पे भी चार्ज है, लेकिन हमने क्या किया, आइसोलेट कर दिया। क्या कर दिया, आइसोलेट, मतलब इनको उससे बात करना अलाउड नहीं है। बात यहाँ पे बात होती है इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। हम ह्यूमन बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, मेनी लैंग्वेज एक तो स्पोकन लैंग्वेज, दूसरा होता है इशारों की,
यहाँ पे इशारे नहीं, यहाँ पे कम्युनिकेशन इज थ्रू चार्जेस। अब लुक, सपोज यहाँ पे 20 कूलम चार्ज था, सपोज यहाँ पे 15 कूलम चार्ज था, व्हाट इज टोटल चार्ज? 35। ऐसा हो सकता है इसने कुछ चार्ज इसको दे दिया, 17.5 हो गया, तो ये भी कितना हो गया? 17.5। तो टोटल कितना है? 35, राइट। तो इसका मतलब ये, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गया वो ठीक, लेकिन टोटल चार्ज इज कांस्टेंट। तो द टोटल चार्ज on an isolated system is always constant। यहाँ तक समझ में आया? अब इतना बेसिक क्यों? क्योंकि अब आ जाओ जेई नीट के एग्जाम्पल पे। अब जेई नीट में एग्जाम्पल कैसे आते हैं, मैं लूंगा वो एग्जाम्पल, आई विल टेक वन सच एग्जाम्पल। अब ऐसा बोलते हैं कि वी हैव टू कंडक्टिंग स्पीयर्स। कंडक्टिंग स्पीयर्स मतलब उन पे चार्ज है, कंडक्टर मतलब चार्ज, तो इस पे चार्ज है ए एंड बी। तो हमारे पास दो स्पीयर थे, एक था स्पीयर ए, एक था स्पीयर बी, राइट। अब अब बोला होगा कि इमेजिन इन दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, इस पे क्यू, इस पे भी क्यू, इन दोनों का डिस्टेंस है आर। तो जो मैं आपसे पूछ रहा था व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, तो पता होना चाहिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब Q इंटू क्यू मतलब क्यू स्क्वायर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। मैं वापस आऊंगा उस पर, डिटेल में हम जाएंगे। सिर्फ अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का एप्लीकेशन हमको देखना है। हमारे पास दो चार्जेस थे, दो स्पीयर थे ए एंड बी, दोनों पे चार्जेस है क्यू एंड क्यू, दोनों का डिस्टेंस है आर। अब जेई नीट में क्वेश्चन कैसा आता है? सपोज वी हैव अनदर स्पीयर सी, पहले था ए और बी, ये सी है, इसके पास खुद का कोई चार्ज नहीं है लेकिन ये मेटल है। अनदर चार्ज सी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ ए, सी पे चार्ज कितना था? 0। इसको किसका टच कर दिया? ए के साथ। ए पे कितना था? क्यू। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज नाउ? क्यू ए प्लस क्यू सी, दैट इज क्यू प्लस 0, दैट इज इक्वल टू क्यू, करेक्ट। और ये स्पीयर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब हाँ मटेरियल सेम, साइज भी सेम। तो जब ऐसा हो तो टच करने के बाद होता क्या है? ये लाया कुछ नहीं था लेकिन लेके गया, कितना लेके गया? आधा लेके गया। आधा लेके गया तो यहाँ पे कितना हो गया? आधा हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, यू हैव टू स्पीयर्स ए एंड बी बोथ कैरिंग सेम चार्ज एंड आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब से उसका साइज सेम है, राइट। They are kept at a fixed distance r. Another sphere, identical sphere C, having no charge, is brought in contact with A. हो गया, कांटेक्ट में लाया, आधा चार्ज लेके चले गया। Then it is brought in contact with B. तो पहले किसके साथ कांटेक्ट में लाया आपने? A। अब किसके लाया? अब टोटल चार्ज कितना है? Q प्लस क्यू बाई टू, तो कितना? ये 1 है, ये हाफ है, तो 1.5 है, मतलब 3 क्यू बाई 2। टोटल चार्ज कितना है? 3 क्यू बाई 2। एंड देन इट इज रिमूव्ड। अब इस लेके चले गया, देन इट इज रिमूव्ड। टोटल चार्ज कितना था? 3 क्यू बाई 2। आइडेंटिकल थे, यस। तो जितना टोटल चार्ज है उसका आधा लेके चले गया, तो कितना लेके चले गया? 3 क्यू बाई 4। 3 क्यू बाई 2 था टोटल, उसका हाफ लेके गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 3 क्यू बाई 4। व्हाट इज द न्यू फोर्स बिटवीन ए एंड बी? पहले फोर्स कितना था? एफ। अब फोर्स कितना है चेक करो, एफ डैश। Q1 Q2, अभी Q1 कितना है और व्हाट इज Q2? डिस्टेंस क्या है? सेम, डिस्टेंस इज सेम, करेक्ट। तो एफ डैश, व्हाट इज एफ डैश? व्हाट इज एफ डैश?
फटाफट, व्हाट इज दैट डैश? 3/8, 3/8 क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, लेकिन क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? एफ, तो 3f/8, राइट? That is where you need this basic concepts, conservation of charges. तो हुआ क्या? ये आपके जैसा है, इसलिए मैं बोलता हूँ, that is why I tell you, do not tell anything to anyone in exam. क्यों? Why? You know, I'll tell you why. ये था A, ये था B, इन दोनों के पास चार्ज था Q एंड Q, मतलब इन दोनों के पास कुछ तो है, उनको कुछ पता है, they know something and they can write something. एक तीसरा आया, कुछ नहीं लाया, बता दे, थोड़ा ले लिया, कितना ले लिया? आधा ले लिया, राइट? लेके गया, फिर इसके पास गया, थोड़ा तू भी बता दे, 3q/4 बराबर, लेके गया, इसके बाद कितना बचा? इसके पास कितना है? हाफ। इसके पास कितना है? 0.75। जिसको कुछ नहीं आता था उसको ज्यादा मार्क्स है, राइट? क्लियर? दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि जब चार्ज कुछ नहीं लाया था, आइडेंटिकल था, किसी और स्फीयर के साथ टच किया तो आधा लेके चले गया, फिर किसी और से टच किया, आधा लेके चले गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, you have two spheres, identical spheres A and B, both carrying charges Q. Then you have another identical sphere C, which is uncharged. It is brought in contact with A, then brought in contact with B, and then is removed. What is the new force between A and B? What is new force between A and B? इसको उठाओ भाई। What is the new force between A and B? 3f/8. यहाँ तक clear? Is this clear? Yes. So that is why you need to know all these basic concepts. Then, अब मैंने आपको बता तो दिया, force between two charges is proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. तो अगला टॉपिक है force between two electric charges. Force between two electric charges. Well, सबसे पहले to start off with, so it is experimentally seen that any two electric charges will exert force on each other, and अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए या दोनों चार्जेस नेगेटिव हुए तो द फोर्स इज अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? रिपल्सिव। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, देन द फोर्स इज repulsive. One positive and one negative, then the force is attractive. जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। वो चार्जेस आर ऑफ द सेम टाइप। जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। ओके, so it is experimentally seen that electric charges exert force on each other. Like charges exert कौन सा फोर्स? exert force of repulsion, repulsive force, while unlike charges exert force of attraction on each other. Exert force of attraction on each other. अब जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे स्पेसिफिकली ये दो सब्जेक्ट, दो वर्ड आप बार बार सुनोगे। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव
और एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और पूरा ग्रेजुएशन खत्म होते होते भी समझ में नहीं आता कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव? फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल दिस रिमोट हैज ब्लैक कलर, ये उसका क्वालिटी है। दिस रिमोट हैज लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये उसका क्वांटिटी है। तो हमने जब यहाँ पे बोला कि दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमेशा एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, दोनों लाइक चार्जेस हुए तो रिपल्सिव और अनलाइक हुए तो अट्रैक्टिव, बट कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे हमने मेंशन किया क्या? तो ये स्टेटमेंट है क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। इट इज जस्ट टेलिंग यू क्वालिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट क्वांटिटी कितना फोर्स, तो वो कौन बताता है? वो हमको बताता है कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट होना चाहिए, नहीं तो कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और मैं डिटेल्स बता रहा हूँ क्योंकि जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ का एक ट्विन आता है, राइट? तो कूलम्स लॉ पता है तो वो पता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है वैसे मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन two charges at rest is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between the two charges. The force, what's the force? Electrostatic force. The electrostatic force between two charges, और यहाँ पे एट रेस्ट मेंशन करना ही पड़ेगा। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of the charges, to the product of magnitude of charges बोल सकते हो, to the product of, directly proportional to the magnitude of product ज्यादा बेटर है। Why magnitude बताता हूँ बाद में मैं। It is directly proportional to the magnitude of product of two charges. Product of two charges and inversely proportional किसको inversely proportional है? To the square of distance between them, to the square of distance between them. Now, do you remember chapter number 2 of 11? कौन सा chapter था? Vectors. Very good. Chapter number 1 में units and measurements में सबसे पहले हमने define किया था what is physical quantity. What is physical quantity? Any quantity which can be measured is a physical quantity. Distance, speed, time, mass, force, temperature, etc., etc., electric current. फिर चैप्टर नंबर 2 में हमने वापस से फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। Fundamental quantities are those physical quantities which do not depend on any other quantity for its measurement. जैसे डिस्टेंस मेजर करना है तो टाइम मेजर करने की जरूरत नहीं है, राइट? टाइम मेजर करना है तो मास और डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पीड मेजर करना है तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। चैप्टर नंबर 2 में हम क्वांटिटीज को वापस से कैटेगराइज करते हैं, लेकिन दिस टाइम बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत अगर है, उसको आप बोलते हो मैग्नीट्यूड। ऐसे क्वांटिटी को बोलते हो स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट? एनी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डिस्क्रिप्शन इज नोन एज scalar quantity, right? A physical quantity which requires both magnitude as well as direction
अब आ जाओ पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम फाइंड कर रहे थे फोर्स, तो आई वांट टू नो फोर्स ये स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेरी गुड। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास दो चीज होते हैं, एक मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और डायरेक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म। तो कूलम्ब लॉ के दो फॉर्म, एक है स्केलर फॉर्म, और जो स्टेटमेंट हमने लिखा, दिस इज स्केलर फॉर्म, the electrostatic force between two charges at rest is directly proportional to, that is why you are writing मैग्नीट्यूड। मतलब कूलम्ब लॉ हमको डायरेक्शन नहीं बताता, हमें क्या बताता है, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड। दैट इज वाई हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। गुड। तो दो फॉर्म आएंगे कूलम्ब लॉ के, पहला फॉर्म है स्केलर फॉर्म, दूसरा फॉर्म आएगा वेक्टर फॉर्म, वो देखेंगे बाद में। तो लेट अस से let Q1 and Q2 be the, अब और एक चीज इंपॉर्टेंट है, be the two point charges। कौन से चार्जेस? पॉइंट चार्जेस। 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 11th में हम जो कोई डेरिवेशन करेंगे, जो भी चीज डिराइव करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन असम्पशन कि पूरा का पूरा चार्ज किसमें है, एक सिंगल पॉइंट में। इसलिए क्या बोलेंगे उसको, टू पॉइंट चार्जेस, करेक्ट। और 12th में हम जाएंगे रियल लाइफ सिचुएशन पे, लेकिन रियल लाइफ में कहाँ पे पॉइंट में चार्ज होता है? कभी देखा है एक पॉइंट में सारा चार्ज डाल दिया? नहीं हो सकता। मे बी यू हैव अ स्फीयर जिसमें, जिस पे चार्ज है, और रियल लाइफ का सोचना है तो ये पूरे क्लास में वायर्स है, आपके घर में भी बहुत सारे वायर्स होते हैं, राइट? तो वायर इज अ पॉइंट? नो, इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज जस्ट लाइक दिस, अ स्ट्रेट लाइन। तो इन रियल लाइफ charge is basically in practical situation is never in a point, it is distributed। या तो distributed होगा over a line, या तो distributed होगा over a area or volume, करेक्ट। तो हम यहाँ पे 11th में जो भी डेरिवेशन करेंगे वो सारा का सारा क्या है, थ्योरेटिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अज्यूम करने वाले हैं द चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। one more important point, so practical electrostatics will be next year, now we are talking only about theoretical। तो जो भी फॉर्मूला बनेगा उस केस में चार्जेस विल बी पॉइंट चार्जेस। so let Q1 and Q2 be the 2 point charges at rest, right, at rest, and separated by a distance r, and separated by a distance r। तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक पॉइंट चार्ज है Q1, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करूंगा, और इमेजिन ये पॉइंट है, डू नॉट टेक दिस टू बी अ बॉल और अ स्फीयर, इट इज जस्ट अ स्मॉल पॉइंट। तो हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, these two point charges are separated by some small distance r, so they are separated by some distance r। एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, Q1 and Q2 distances r, then according to Coulomb's law, the force, कौन सा फोर्स? स्टैटिक है, वो रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between them is given by what is the force? F is proportional to Q1 Q2 by R square। अब जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको हटाना होता है तो वी यूज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे ये कांस्टेंट को हम इनिशियली डिनोट करते हैं कैपिटल के से,
मैं जानबूझ के कैपिटल के को ऐसा दिखाता हूँ क्योंकि और एक स्मॉल के भी आएगा, इसी में आएगा, अगले टॉपिक में आएगा। वो स्मॉल के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कैपिटल के होता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के अलग चीज है, ये कैपिटल के ये अलग है। तो दिस कैपिटल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसकी वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन इट डिपेंड ऑन विच यूनिट्स यू आर यूजिंग। अगर आप सीजीएस यूनिट यूज कर रहे हो तो स्पेसिफिकली जेई नीट, एक बार क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ऐसा था, टू चार्जेस 2 ESU and 5 ESU are separated by a distance of 10 centimeter. Values I don't remember, ऐसा कुछ था। Calculate the force between the two charges. अब पहले तो ये नहीं पता कि ESU क्या होता है, फिर दूसरा ये नहीं पता कि K की वैल्यू सीजीएस यूनिट में आती कितनी है। तो सेंटीमीटर इज सीजीएस यूनिट, ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, दैट इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, वैसे ESU इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। तो ESU मतलब सीजीएस, सीजीएस सेंटीमीटर मतलब सीजीएस, तो ऑल ऑफ देम आर इन सीजीएस। अगर आपके पास सारे पैरामीटर सीजीएस में है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू सीजीएस में आती है 1, राइट। तो के की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आंसर उस केस में आना चाहिए था एक्सट्रीमली सिंपल, 2 into 5/10, 10 कैंसल, 1 क्या न्यूटन, नहीं तो डाइन। व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन। तो आंसर क्या आना चाहिए था 19। ये नहीं आया क्योंकि पता ही नहीं ESU मतलब क्या। व्हाट इज ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब वेयर दिस के, अगर एसआई सिस्टम हो तो एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, वो क्या होती है, वो और एक चीज पर डिपेंड करता है। आई टोल्ड यू the value of constant of proportionality depends on two things. One, the system of units that you are using. Number two, it also depends on कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है। वैक्यूम है तो अलग, राइट। वैक्यूम एंड एयर के लिए सेम आता है, वाटर के लिए अलग, केरोसिन के लिए अलग, ग्लास के लिए अलग, माइका शीट के लिए अलग। तो दिस के इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मतलब दो चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है। सो वेयर के इज, कैपिटल के इज a constant of proportionality, is a constant of proportionality whose value depends on किस पे, depends on the system of units used, depends on the system of units used, and also type of intervening medium, इंटरवेनिंग मतलब दो चार्जेस के बीच में कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर, गुड। देन सो फार आज अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या समझ के लिया, क्योंकि पहला लेक्चर एकदम बेसिक और इंट्रोडक्टरी होता है, कल से डायरेक्टली डेरिवेशन चालू हो जाएंगे, राइट। तो नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यहाँ पे चार्जेस रेस्ट में ही है, दे आर नॉट मूविंग। So electrostatics is the study of all the phenomena related to charges when they are at rest. Then we have seen 3 basic properties of charges. Number 1, they are additive in nature. टोटल चार्ज फाइंड करना है तो एडिशन करो, लेकिन एडिशन करते वक्त, अलजेब्रिक सम करते वक्त टेक इनटू अकाउंट साइन। पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लिखो और नेगेटिव को नेगेटिव लिखो। नंबर 2, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट of charges, they are always in multiple of t. Number 3,
conservation of charges. Charges can neither be created nor be destroyed, but they can transfer from one part to another part, which means the total charge on an isolated system is constant. फिर हमने देखा forces between charges, two like charges will always repel each other and two unlike charges will always attract each other, right? ये है qualitative statement, but कितना attraction या कितना repulsion, magnitude of force between two charges given by Coulomb's law. Coulomb's law tells us that the force between two charges is directly proportional to the magnitude of product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. तो जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो वहां पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसका वैल्यू डिपेंड करेगा सीजीएस सिस्टम है या फिर एसआई सिस्टम है, और डिपेंड करेगा कि दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है. यहाँ तक क्लियर? गुड. So then from this point onwards we will continue in the next session.